दोस्तों फाइनेंशियल हिस्ट्री में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नंबर्स चेंज नहीं करते, वो पूरा सिस्टम बदल देते हैं। और 2026 वही मोमेंट है। आपने मार्केट में एक अजीब चीज नोटिस की होगी। यूजुअली जब कमोडिटीज बढ़ती हैं तो सब साथ में ही बढ़ती है, जब गिरती हैं तो तब साथ में ही गिरती है। लेकिन दिसंबर 2025 में हमने देखा द ग्रेट डाइवर्जेंस। एक तरफ क्रूड ऑयल था, वो टूटकर $62 पर बैरल से भी नीचे आ गया। Brent crude prices are back above $62 a barrel. क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कमजोर थी। लेकिन ठीक उसी वक्त मेटल्स मार्केट में आग लगी हुई थी। गोल्ड ने $4,500 का रेट क्रॉस कर दिया, सिल्वर ने $78 का रेट क्रॉस कर दिया और कॉपर ने तो धमाल मचा दी, 12,400 पर डॉलर का हिस्टोरिक रेट बना दिया। लोग पूछ रहे हैं क्या ये बबल है? तो जवाब है नो। ये बबल नहीं है, ये पैनिक है। और पैनिक क्यों है? क्योंकि दुनिया एक फ्यूल इंटेंसिव इकोनॉमी से निकलकर एक मटेरियल इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ जा रही है, जहां पे मेटल्स और मिनरल्स रूल करने वाले हैं। और इस नई इकोनॉमी में सबसे बड़ा शॉकिंग अपडेट आया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। नवंबर 2025 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस ने चुपचाप अपने क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट अपडेट करी। पहली बार हिस्ट्री में उन्होंने कॉपर, सिल्वर और यूरेनियम को ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है। यानी कि अगर इनकी कमी हुई तो नेशनल इमरजेंसी मानी जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अमेरिका की सरकार ने मान लिया है कि इन मेटल्स के बिना उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री और उनका फ्यूचर टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 4 चैप्टर्स में इस सुपर साइकिल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम समझते हैं कि डिमांड ड्राइवर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, एआई के कारण बिजली की खपत कितनी बढ़ रही है और उससे इन मेटल्स पे क्या असर पड़ने वाला है। सेकंड, हम समझेंगे द फिजिकल क्राइसिस, क्यों माइन से माल निकालने में अब 29 ईयर्स लग रहे हैं। जी हां, 29 ईयर्स। थर्ड, हम जियोपॉलिटिकल वॉर को समझेंगे, इंडिया का नया शांति बिल, चाइना का एक्सपोर्ट बैन और रिसोर्स का नेशनलिज्म। और चौथा, द टेक ट्विस्ट, कैसे सोडियम और एल्यूमिनियम लिथियम और कॉपर को चैलेंज कर रहे हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि चीप रिसोर्सेज का एरा अब खत्म हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उस मेटल की जो इस नए जमाने का ऑक्सीजन है, कॉपर। लोग कहते हैं एआई सॉफ्टवेयर है। गलत, एआई सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई हार्डवेयर है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सी, ग्रोक ये हवा में नहीं चलते हैं, इन्हें चलाने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स लगते हैं। लेकिन 2025 में डेटा सेंटर का डिजाइन बदल गया है। पहले के ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में 5,000 से लेके 15,000 टन का कॉपर लगता था। लेकिन नए हाइपरस्केल एआई डेटा सेंटर्स जो हैवी कंप्यूटिंग करते हैं, वो एक सिंगल फैसिलिटी में 50,000 टन कॉपर तक कंज्यूम कर सकते हैं। सोचिए, एक बिल्डिंग में इतना कॉपर जितना 3 पुराने डेटा सेंटर्स में यूज होता था। क्यों? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला है पावर डेंसिटी। एआई रैक्स को नॉर्मल सर्वर से 5 से 10 गुना ज्यादा बिजली चाहिए। इसका मतलब है मोटी मोटी तारे, थिकर बस बार्स, और जिसकी वजह से ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, कूलिंग क्राइसिस। एआई चिप्स, जिसे हम जीपीयूज कहते हैं, इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि हवा जो एयर कूलिंग होती है वो काम ही नहीं करती। उन्हें लिक्विड कूलिंग चाहिए होती है। और लिक्विड कूलिंग इंडस्ट्री का एक स्ट्रिक्ट रूल है, नो एल्यूमिनियम। आप कॉपर और एल्यूमिनियम को मिक्स तक नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनिक करोजन यानी कि जिसे हम जंग कहते हैं, वो उसमें लग जाती है। इसलिए कूलिंग पाइप्स प्योर कॉपर की ही होनी चाहिए। ब्लूमबर्ग एनईएफ का डेटा कहता है कि सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए कॉपर डिमांड 2028 तक 5,72,000 टन एनुअली पहुंच जाएगी। ये डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है। इसका मतलब समझ रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को फर्क नहीं पड़ता कि कॉपर $10,000 पे चल रहा है या $15,000 पे चल रहा है। उन्हें अपने सर्वर्स चालू करने हैं तो करने हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए कॉपर का जो भी रेट होगा उन्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिल्वर का हाल देखिए। सिल्वर अब सिर्फ गहना नहीं रह गया है। सोलर इंडस्ट्री में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, टॉपकॉन सोलर सेल्स। ये सेल्स पुराने पैनल से 50% ज्यादा सिल्वर यूज करते हैं। 2014 में सोलर सेक्टर दुनिया का सिर्फ 11% सिल्वर खाता था। आज वो नंबर बढ़ के 29% हो चुका है। और ईवीज, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल कार से 67 से 79% ज्यादा सिल्वर लगता है, अप्रोक्सीमेटली 25 से 50 ग्राम पर व्हीकल। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट करता है कि 2027 तक ईवीज पूरी दुनिया में ऑटोमेटिव सिल्वर डिमांड का प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। सबसे डरावनी बात पता है क्या है? सिल्वर जो है ना, वो कंजम्पटिव है। इसका मतलब जब गोल्ड यूज होता है ना, तो वो तिजोरी में वापस आ जाता है, यूज हुआ वापस आ गया। जब सिल्वर मिसाइल चिप या सोलर पैनल में लगता है ना, तो वो खत्म हो जाता है, वो वापस नहीं आता। डिमांड वर्टिकल जा रही है, लेकिन सप्लाई, कहानी वहीं पे खराब होनी चालू हो जाती है। देखिए, डिमांड तो है, लेकिन क्या हमारे पास देने के लिए उतना माल है? एस&पी ग्लोबल की जुलाई 2024 की शॉकिंग रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक नई माइन को डिस्कवर होने से प्रोडक्शन स्टार्ट करने में एवरेज 29 ईयर्स लग रहे हैं। वापस सुन लीजिए, 29 ईयर्स।
क्या बात कर रहे हैं? जाम्बिया में ये नंबर 34 इयर्स है। तो जाम्बिया के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे स्लोएस्ट कंट्री है माइन डेवलपमेंट में। कनाडा में ये टाइम 27 इयर्स का है और ऑस्ट्रेलिया में 20 इयर्स का है। इसका मतलब अगर आज हमें पता चले कि जमीन के नीचे कॉपर है तो वो करीबन मार्केट में 2054 में आएगा। और यही वजह है कि पेपर मार्केट और फिजिकल मार्केट टूट चुके हैं। दिसंबर 2025 में हमने देखा कि शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में कॉपर का प्राइस $14,270 पर टन क्रॉस कर गया था, जबकि नॉर्मल प्राइस न्यूयॉर्क और लंदन में $12,400 के आसपास चल रहा था। अब ये गैप क्यों है? क्योंकि चाइना में फैक्ट्रीज को पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए थे। अरे भाई, उनको तो असली फिजिकल मेटल चाहिए था। बैंक्स जैसे कि टीडी सिक्योरिटीज ने वार्न किया है कि एक्सचेंजेस पर फिजिकल इन्वेंट्री क्रिटिकली लो लेवल पे है। सिल्वर मार्केट लगातार 5 सालों से डेफिसिट में चल रहा है। 2025 में शॉर्टफॉल करीबन 117 मिलियन आउंसेस का था और जो माइंस चल रही है ना, वो बहुत मैसिवली स्ट्रगल कर रही हैं। ग्रासबर्ग जो इंडोनेशिया में माइन है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कॉपर माइन है, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। I think the Grasberg incident is probably the most significant of the supply disruptions that we've had this year. जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक चुकी है। फुल रिकवरी 2027 तक एक्सपेक्टेड है। कोब्रे पनामा ये माइन प्रोटेस्ट के कारण बंद पड़ी हुई है और यूएस की सबसे बड़ी माइन मोरेंची में अब वेस्ट पाइल से कॉपर निकालना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे अच्छी क्वालिटी का ओर जो है वो खत्म हो चुका है। जब डिमांड एआई की स्पीड से बढ़ रही हो और सप्लाई 29 ईयर्स पीछे चल रही हो तो प्राइस एक्सप्लोशन होना तो इनएविटेबल है। गोल्डमैन सैक्स भले ही कह रहा हो कि प्राइस $11,000 पे रुक जाएगा, लेकिन फिजिकल बायर्स तो ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुके हैं और प्राइस भी $12,400 के आसपास पहुंच चुका है कॉपर का। अब समझते हैं, ये सब सुनने के बाद आप में से बहुत लोगों को कॉपर में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि हम इंडिया में कॉपर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप यहां देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास सिल्वर का ईटीएफ है। अगर हम देखें, कोई भी हम देखें तो सिल्वर का ईटीएफ देखें तो यहां हम देख सकते हैं जैसे जीरोधा का सिल्वर ईटीएफ है, एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ है, कोटक का सिल्वर ईटीएफ है। इसी तरीके अगर हम देखें गोल्ड का ईटीएफ तो हमें गोल्ड के बहुत सारे ईटीएफ दिख जाते हैं। यहां में मिराय एसेट का दिख रहा है, एसबीआई का दिख रहा है, एचडीएफसी का दिख रहा है, कोटक का दिख रहा है। पर अगर मैं यहां पे कॉपर का ईटीएफ लिखूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो या तो मुझे कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। अब स्टॉक्स के बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए और आईए नहीं हूं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कॉपर में डील करती हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। पर दूसरा एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट सिर्फ कॉपर में तो नहीं पर ये पूरी मेटल्स की स्टोरी में इन्वेस्ट कर सकते हो और वो है मेटल्स का ईटीएफ। यहां आप चेक कर सकते हैं मेटल्स ईटीएफ। तो आप यहां देखेंगे आईसीआईसीआई प्रू का मेटल ईटीएफ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां मैं देख सकता हूं कि ऑलरेडी आज जब मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं तो ये 1.57% ऊपर है। अब इस ईटीएफ में क्या क्या होल्डिंग्स है वो भी चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे सारी वो कंपनीज हैं जो बेसिकली मेटल्स में डील करती हैं, चाहे वो हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू है, वेदांता, अडानी, जिंदल, एपीएल, अपोलो, एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं जो मेजरली सिर्फ मेटल्स इंडस्ट्री में। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, यहां पे जाके आप बाय का बटन दबा सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 11 रुपए इंटू 10 यानी 110 रुपए में कर सकते हैं। तो यहां पे आप 10 क्वांटिटी 11 रुपीज यानी कि करीबन 110 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सोचिए, इतनी बड़ी कहानी में आप सिर्फ 11 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी और भी अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप जानना चाहते हैं जिससे आप पैसिव इनकम भी बना सकते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उधर हम बहुत सारी पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इस ग्रुप में ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा यूजर्स हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपको अगर मेटल्स में इन्वेस्ट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट इज मेटल्स ईटीएफ। अब कंट्रीज कुछ ऐसा कर रही हैं जो फ्यूचर में बहुत ही डरावना हो सकता है। आइए समझते हैं। जब चीजें कम होती है ना तो देश उसे अपने पास रखना चाहते हैं। वेलकम टू द एरा ऑफ रिसोर्स नेशनलिज्म। इस साल सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव इंडिया से आया है। दिसंबर 2025 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है शांति बिल 2025, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह बिल गेम चेंजर क्यों है? इसके 4 कारण हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट एंट्री। पहली बार प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा, अडानी, रिलायंस, इनको न्यूक्लियर प्लांट्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जा रही है। पहले ये सिर्फ सरकार यानी कि एनपीसीआईएल ही कर सकती थी। सेकंड, न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट 100 गीगावाट का रखा गया है। इंडिया का गोल है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। अभी हम सिर्फ 8.8 गीगावाट्स पर है। चाइना करीबन 57 से 58 के बीच में है और यूएसए जो है वो ऑलरेडी 97 गीगावाट पे। थर्ड चेंज है
भारत स्मॉल रिएक्टर्स, बिल प्रमोट करता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स को पावर देंगे। और फोर्थ, सीक्रेसी, बिल का सेक्शन 39 सरकार को अलाउ करता है कि वो न्यूक्लियर डेटा को रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर करे और राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर रखे। इसका सीधा असर यूरेनियम पे पड़ेगा। एआई डेटा सेंटर्स को 24/7 क्लीन एनर्जी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल न्यूक्लियर प्लांट्स खरीद रहे हैं। जब इंडिया जैसा बड़ा देश प्राइवेट सेक्टर को ओपन करता है तो यूरेनियम की डिमांड ग्लोबल मार्केट्स को हिला देगी। यूरेनियम का प्राइस ऑलरेडी $81 पर पाउंड क्रॉस कर चुका है, जो एक महीने पहले तक $76 था। यानी सिर्फ एक महीने में 7% की ग्रोथ आई है, और वो भी इस बिल के अनाउंसमेंट के बाद। देखिए, इस पूरी मेटल्स की, मटेरियल्स की और मिनरल्स की सप्लाई चेन का विलन या किंग मेकर पता है कौन है? यू गेस्ड इट राइट, चाइना। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि चाइना भले ही लिथियम का सिर्फ 22% माइन करता है, लेकिन वो दुनिया का 70% लिथियम रिफाइन करता है और 95% हार्ड रॉक लिथियम प्रोसेस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ की रिफाइनिंग में टॉप 3 कंट्रीज का शेयर 86% हो गया है, और वहां भी मोस्टली चाइना ही है। 1 जनवरी 2026 से चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट्स पे लाइसेंसिंग ला रहा है, यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल हो जाएगा और चाइना से जो सिल्वर बाहर जा रहा है वो कम हो जाएगा। इससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा आप खुद समझ सकते हैं। चाइना ने रिसेंट ईयर्स में गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और एंटीमनी के एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इसी के साथ अगर चाइना ने कल कॉपर रिफाइनिंग या बैटरी मेटल्स को रोक दिया ना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ईवी इंडस्ट्री और एआई रेवोल्यूशन वहीं पे ठप पड़ जाएगी। आईईए वार्न कर रहा है कि हम एक ओपेक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपेक अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये वो सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनका कंसोर्शियम है। वही जो है प्राइस को कंट्रोल करती थी, सप्लाई बढ़ा के या सप्लाई गिरा के। तो सेम चीज जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम अब क्रूड से मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मेटल्स में भी सिमिलर चीज हो सकती है। देखिए, मार्केट ना हमेशा जुगाड़ ढूंढता रहता है। जब कॉपर और लिथियम महंगे होते हैं ना, तो इंडस्ट्री ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है, और 2025 में कुछ शॉकिंग टेक्निकल शिफ्ट्स तो आए हैं। सबसे पहले आया है सोडियम आयन बैटरीज, द सॉल्ट रेवोल्यूशन। लिथियम महंगा है और जियोपॉलिटिकल रिस्क से भरा हुआ है, तो यहां पे सोडियम आयन यानी कि नमक 2025 में एंटर हुआ। यूएस स्टार्टअप पीक एनर्जी ने पहला ग्रिड स्केल सोडियम आयन सिस्टम इंस्टॉल किया है। चाइना की CATL ने नेक्स्ट्रा ब्रांड लॉन्च किया है, जो 175 वॉट आवर पर केजी की एनर्जी डेंसिटी देता है, जो लिथियम बैटरीज के बराबर है। अब सोडियम के फायदे क्या है? कोल्ड वेदर में लिथियम -20 डिग्रीज पे मर जाता है, पर सोडियम -40 डिग्रीज तक चलता है। उसकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में लिथियम से 20% कम पड़ती है। और सेफ्टी, यानी कि लिथियम में आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सोडियम में ये कम होते हैं। हाँ, टेस्ला की लॉन्ग रेंज कार में सोडियम नहीं लगेगा, लेकिन ग्रिड स्टोरेज जहां वेट मैटर नहीं करता और बजट ईवीज में सोडियम लिथियम की मार्केट को खा जाएगा। अब एल्यूमिनियम भी कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। जब कॉपर $13,000 की तरफ जा रहा है ना, तो कंपनीज एल्यूमिनियम यूज कर सकती है। नॉर्स्क हाइड्रो की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अब 40% एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से करीबन 3.5 गुना सस्ता है। और सुनिए, एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मशीन्स AEM ने एक नई इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है जो कॉपर यूज ही नहीं करती, वो एल्यूमिनियम यूज करती है और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को हटा देती है। रिजल्ट क्या है? इससे कॉस्ट कम हो गई है और परफॉर्मेंस 30% बेटर हो गई है। तो इन्वेस्टर ध्यान दे, हाई एंड AI और डेटा सेंटर्स में कॉपर किंग है, लेकिन मोटर्स और ACs में एल्यूमिनियम मार्केट शेयर चोरी कर रहा है। तो गाइस, ये सारी चीजों के बाद 2026 की तस्वीर साफ लग रही है। हम एक मॉनेटरी रीसेट और इंडस्ट्रियल सर्वाइवल के बीच में खड़े हैं। अब समरी यह है कि USGS अलर्ट हो चुका है। कॉपर, सिल्वर, यूरेनियम अब ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल्स हो चुके हैं। सरकार इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सप्लाई की क्राइसिस है। यूएस की माइंस को 29 साल लगेंगे ओपन होने में, इसलिए यूएस ने एक स्पीड एक्ट पास किया है जिससे इन माइंस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। पर फिर भी टाइम का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल स्कार्सिटी है। शंघाई के प्राइसेस जो हैं वो फिजिकल में ज्यादा चल रहे हैं, वहां पे प्रीमियम चल रहा है। और इंडिया का न्यूक्लियर पुश है जिसकी वजह से यूरेनियम का प्राइस बढ़ रहा है। अब ये सब सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मेटल्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये देख के कि गोल्ड ने पिछले 2 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं या पिछले 1 साल में सिल्वर ने करीबन 150% रिटर्न दे दिए, सिर्फ इस फोमो के चक्कर में आप मेटल्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितनी तेजी से ये बढ़ते हैं कभी कभी उतनी तेजी से ये घट भी जाते हैं। खासकर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं। गोल्ड जो है वो उतना वॉलेटाइल नहीं रहता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 15 to 20% मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप वॉलेटिलिटी से नहीं डरते हैं तो इस एलोकेशन में से 60% कॉपर और सिल्वर में डाल सकते हैं पर लॉन्ग टर्म के लिए, और बचा हुआ 40% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे ETFs हैं, जैसे कि गोल्ड बीज है, टाटा गोल्ड है, मिराय एसेट है। सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ETFs हैं, सिल्वर बीज है, सिल्वर केस है, आदित्य बिरला का सिल्वर ETF है। पर कॉपर के लिए या तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मेटल ETFs में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हां, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई एडवाइजरी नहीं है। आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपने रिस्क टॉलरेंस को इवैल्यूएट कीजिए और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप अपने गोल सेट नहीं कर पा रहे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं एसेट एलोकेशन करूं, तो हमारी मास्टर क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इस मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भर दीजिए और एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये टोटली फ्री है, पर जैसे ही वो ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि जियोपॉलिटिक्स और मेटल्स में क्या रिलेशन है और क्या एक्टिविटीज चल रही हैं जिसकी वजह से मेटल्स 2026 में कैसा बिहेव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं डबल डाउन करूं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी समझ आए कि 2026 में मेटल्स का क्या होने वाला है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।